हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभियान सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत आज जो है वो हमारी मीटिंग हुई थी। सभी को जूम पर जो है वो मीटिंग के लिए बुलाया गया था, जितने भी स्टूडेंट्स थे। और फिर देखा ये गया है कि मतलब उनसे बच्चों से पूछा गया भाई उनकी क्या समस्याएं हैं, अब तक वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या किस तरह के मतलब उनको आंसर लिखने में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। हमारे द्वारा भी जो कॉपी चेक की गई है उनमें मतलब क्या क्या गलतियां हैं। जो मीटिंग के दौरान लाइव जो है वो कुछ लोगों की कॉपी भी दिखाई गई है कि वो क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो इसी से लेके जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं रखी हैं। तो इसीलिए जो है वो कम से कम 3 से 4 लेक्चर में कुछ मैं लूँगी, कुछ धनंजय सर, और आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से जो हम आंसर राइटिंग में काम कर रहे हैं, सेम ऐसे ही हम जो है वो निबंध लेखन में भी काम करेंगे। तो जो आंसर राइटिंग, सबसे पहली बात जो है कि आंसर राइटिंग जरूरी क्यों है। सबसे जो पहला प्रश्न है, मतलब अभी ये जो इसका टॉपिक है उत्तर लेखन अभ्यास से पहले ध्यान देने योग्य बातें, पर उससे भी पहले जो है वो एक प्रश्न आता है जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट के मन में होता है कि अभी से लिखना क्या जरूरी है, पहले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर ले, क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर जो है वो मेंस देते हैं। तो ये सवाल तो जो है ना उनके अंदर आता होगा जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं और अभी तैयारी के दौरान उनको मतलब अभी स्टार्ट किए हैं और उनका अभी मतलब उन्होंने कभी मेंस नहीं दिया है। जिन्होंने 1 या 2 बार भी मेंस दे लिया है ना, तो उनको आइडिया लग जाता है कि भाई जो समय पीटी के बाद क्वालिफाई करने के बाद मिलता है वो अनसफिशियंट है। उस टाइम में आप कुछ भी नहीं, उस टाइम में अगर आप सिलेबस कवर करना चाहेंगे केवल एक बार पढ़ पढ़ के, तो वो भी शायद मुश्किल हो जाता है। तो प्लस आपको वैकल्पिक विषय पे ध्यान देना होता है, निबंध लेखन पे ध्यान देना होता है। तो ऐसे में इतना लंबा चौड़ा सिलेबस को कवर करना, सारे टॉपिक कवर करना, ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो जब थोड़ा 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 काम अगर आप रोज करेंगे ना, तो ये आपका जो है वो एक मतलब कि एक कहते हैं एक अच्छा संकलन बन जाएगा, एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप सोचिए ना कि अभी जो है वो T20 मैच चल रहा है और ऐसे ही वर्ल्ड कप चल रहा है। और अगर वर्ल्ड कप के विराट कोहली या जितने भी अच्छे क्रिकेटर्स हैं, तो वो क्या मैच के वर्ल्ड कप मैच के जो सोचेंगे अरे चलो अभी क्या है, अभी तो 1 महीने वर्ल्ड कप रह जाता है तो फिर मेहनत करते हैं। बाकी हमें बैटिंग करनी तो आती है, बॉलिंग भी आती है, मतलब सारी चीज़ें तो हमें आती है, फील्डिंग करना भी आता ही है, हमने सीखा तो है ही। बस एक बार प्रैक्टिस करना, वो तो कर लेंगे हम, 1 महीने में भी हो जाती है। नहीं, आप वो क्या करते हैं, साल भर अपने आप को फिट रखते हैं, अपने हर एंगल को, अपनी कमजोरियों को दिन रात तराशते हैं। तो आपको पता है कि आपको अपनी कमजोरियों पे प्रतिदिन काम करना है। जब आप एक दिन, जैसे अभी मैं जिनकी कॉपी चेक कर रही हूँ, सर जिनकी कॉपी चेक कर रहे हैं, 2 2 बार कॉपी आपकी चेक होती है, फिर फाइनल आपके पास जाती है। हम देखते हैं जब एक बार आपकी कमियों को बताते हो तो नेक्स्ट टाइम में आप उससे कुछ बेटर करते हो। फिर उसके बाद दोबारा मतलब कई बार कॉपी, अभी तक 3 4 हफ्तों की कॉपी चेक हो चुकी है और जो रेगुलर लिख रहे हैं उनमें मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। इवन कि वो लोग जो है वो अभी मतलब कि सिलेबस भी नहीं कवर किए हैं, अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की, फिर भी वो देख कर ही लिख रहे हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा कर रहे हैं। तो यदि फ्रेंड्स अगर आप हमारे एनुअल आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी वर्तमान में इसकी फ़ीस जो है वो 3000 है। और अब क्या किया गया है कि इस प्रोग्राम के साथ जो है वो निबंध लेखन प्रोग्राम भी जोड़ दिया गया है, जिस पे आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। और ये क्या है कि ये फुल आपको जो है वो 6 डेज जो है वो आपको आंसर राइटिंग कराया जाएगा। जो आपको जो है वो एक क्वेश्चन दिया जाएगा। अभी तो ये नवंबर तक एक ही क्वेश्चन है, बाकी दिसंबर से प्रतिदिन 2 क्वेश्चन, फिर जनवरी में ऐसे करके 3 क्वेश्चन ऐसे शुरू हो जाएंगे। याद रहे कि जनवरी में फिर से हमारा फर्स्ट पेपर मतलब कि सेकेंड फेज स्टार्ट होगा। एक बार ही चारों पेपर हम दिसंबर तक कंप्लीट करा लेंगे या 15 जैन तक कंप्लीट करा लेंगे। देन उसके बाद हम फिर से फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। और फिर जो है वो अभी जो लोग देख के लिख रहे हैं उनको बाद में फिर मतलब फर्स्ट पेपर अच्छे से तैयार करके बिना देखे लिखना है अपने से। तो इस तरीके से हम एग्जाम तक आपकी इतनी प्रैक्टिस करा देंगे ना कि आपके लिए आंसर राइटिंग कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो ये जो है 6 डेज आपका जो है आंसर राइटिंग होगा, और जो है संडे को आपको
ऐसे राइटिंग होगा, ठीक है। तो ऐसे आप संडे को आप लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका ओवरऑल ऐसे और आंसर राइटिंग दोनों चलता रहेगा। बाद में हम इसमें हिंदी भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और जिनको केवल आर के लिए लेना है वो केवल ऐसे राइटिंग को कर सकते हैं। उनको वीक में 2 निबंध दिए जाएंगे लिखने के लिए। फाउंडेशन बैच वालों को भी 2 निबंध दिए जाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसलिए मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का कि उत्तर लेखन अभ्यास से पहले ध्यान देने योग्य बातें। तो सबसे पहला बिंदु, ये सारे बिंदुओं को मैंने इस तरीके से लिखा है, तैयार किया है कि आपको समझ में आए कि आप यदि उत्तर लिखने जा रहे हैं उसके पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन कर लेनी है, ठीक। सबसे पहला जो बात है और सबसे मतलब मुख्य बिंदु है कि आपको मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के सभी पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपको अभियान सिविल सर्विसेज से की तरफ से आयोग की साइट, मतलब कि आयोग का जो भी फुल सिलेबस है मुख्य परीक्षा का वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा कल। और आपको जो है वो चारों पेपर को के जो सिलेबस है उसका एक प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट निकाल के अपने दीवार पे चिपका लीजिए, ठीक है। जिनको मतलब प्रॉब्लम हो रही हो, जिनके मकान मालिक मना कर रहे हो, वो क्या करिए अपने टेबल पे रख लीजिए। अपने पास आपके दिमाग में आपका जो फुल सिलेबस है वो एकदम छप जाना चाहिए, ठीक है। वो एकदम छप जाना चाहिए, ठीक है। वो एकदम रट्टा होना चाहिए। आपको फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड पेपर में क्या पढ़ना है, थर्ड पेपर में क्या पढ़ना है, फोर्थ पेपर में क्या सिलेबस है। ये नहीं कि जैसे आपने ऐसे नहीं याद करना है कि चलो फर्स्ट पेपर में हमको जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, फिर उसके बाद जो है वो मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, उसके बाद जो है वो इंडियन ज्योग्राफी कुछ पढ़ना है, और फिर उसके बाद आपको कुछ जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है और इंडियन सोसाइटी पढ़ना है। तो ये चीज़ें नहीं, आपको ये इसके अंदर कितने बिंदु हैं, क्या क्या है आपको पता है फ्रेंड्स। कभी भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है। आपके सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बस वो कभी करता है कि इन चीज़ों को करंट से जोड़ देगा, कभी जो है वो किसी और टॉपिक से जोड़ के इधर उधर थोड़ा बहुत घुमाकर पूछ लेगा, पर वो एकदम सिलेबस के अंदर ही पूछता है। कभी भी आउट ऑफ सिलेबस कहते हैं ना कि अरे कुछ भी पूछ लेता है, कुछ भी आयोग ने कुछ भी प्रश्न बना दिया, कुछ भी नहीं बनाता है वो। आप पहले अपने सिलेबस को अच्छे से रट जाइए, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, ये आयोग जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछता है। और जो भी हमारे मुख्य परीक्षा टेस्ट अभ्यास कार्यक्रम में जो लोग भी हमारा और फाउंडेशन बैच में जो लोग भी जुड़े हैं, नेक्स्ट में वीडियो में नेक्स्ट जब हम मीटिंग करेंगे इस संडे को, तो फिर मैं किसी से भी जो है वो सिलेबस के कुछ पॉइंट्स पूछूंगी कि ये किस पार्ट में है, ठीक है। ये ऐसे कुछ और भाग हैं, कुछ पार्ट्स हैं जो आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पेपर में मिलते जुलते से हैं, या फर्स्ट और थर्ड पेपर में कॉमन है। जैसे आपने फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ा, नहीं आया तो थर्ड पेपर में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सिलेबस में मतलब पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस नोट करिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को, सबसे पहले आपको क्वेश्चन आंसर याद होने से, सिलेबस याद होने से अच्छा है जो उसके अंदर पॉइंट्स हैं, आप अपना टॉपिक याद करने से पहले अपना सिलेबस याद करिए। सिलेबस पूरा दिमाग में रटा होना चाहिए। पहला जो बिंदु है वो बिल्कुल ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है वो ये है कि इसी को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है क्योंकि टाइपिंग में ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट बता दिया है कि आपको जो है वो सिलेबस आपके दिमाग में रटा होना चाहिए। अब जब आपके दिमाग में सिलेबस छप गया है ना, तो आप क्या करें कि सारे सिलेबस का उठा के जो है वो फर्स्ट, जैसे फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट पेपर में अगर जैसे आपका कहते हैं कि आपने पढ़ा कि वर्ल्ड हिस्ट्री से इस बार क्वेश्चन आया ही नहीं, ठीक है, तो कभी एक आधी क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम इस हिसाब से भी थोड़ा सा पढ़ेंगे ना कि जिस हिसाब से मेजर पोर्शन हमारे कवर होते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री का रोल यहाँ पर तो नहीं है कि मतलब जैसे क्वेश्चन नहीं आए, पर जब आप मॉडर्न इंडिया के आंसर लिखते हैं ना, तो उस समय की जो भारत में जो भी घटनाएं घटित हो रही थी वो
वैश्विक परिदृश्य से संबंधित थी। ठीक है, उसके मतलब जो भी इम्पैक्ट हो रहा, जो विश्व में घटनाएं घटित हो रही थी, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में क्या प्रभाव, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है, उसके बाद विश्व में और कौन कौन सी घटनाएं, उसका भारत पे औद्योगिकरण का प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है, इन सब नगरीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीज़ों का तो वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी आपको जैसे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे तो वो कहाँ कैसे वैश्विक जो क्रांतिकारी आंदोलन किससे प्रभावित था, तो जैसे वर्तमान में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, यदि आप अपने उत्तर में वैश्विक परिदृश्य जोड़ते हो तो भी आप तभी आपका आपकी जो सोच है उसको व्यापक मानी जाएगी, नहीं तो यहाँ पे आपका दृष्टिकोण संकुचित माना जाता है कि आप केवल जो है वो उत्तर को भारत तक ही सीमित रखे हो या अपने प्रदेश तक ही, उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है तो ठीक। तो मैं जैसे सपोज़ कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने जो है वो क्या कहते हैं प्लास्टिक के युद्ध से अपना सिलेबस जो शुरू होता है, यदि आप यहाँ पे क्या कहते हैं मुख्य परीक्षा में, तो आपने यहाँ से अगर पढ़ना शुरू किया है तो आप एक टॉपिक उसमें सिलेबस पूरा जो है वो व्याख्या में दिया गया है, सारे पॉइंट्स को आप पहले दिमाग में लिख लीजिए, अपनी एक कॉपी बनाइए और उसमें लिख दीजिए कि ये जैसे मॉडर्न इंडिया है, ठीक है, तो उसमें ये 1 बिंदु 2 3 4 5 आपने अपने पहले पेज में लिख लीजिए कि इतना हमारा सिलेबस है। अब उस सिलेबस से रिलेटेड अब क्या करिए ना कि शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जो आपके एग्ज़ाम में आपको ये पता, शॉर्ट नोट्स इतनी शॉर्ट होनी चाहिए और इतनी मतलब क्या कहते हैं ना कि इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अपनी शॉर्ट नोट्स आपको पता चला एग्ज़ाम के टाइम में समझ में ही ना आए, ठीक है, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिए, अभी आपके पास टाइम है, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए ऐसा कि आपको पता हो कि आपको एग्ज़ाम में जो है वो एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती आपका, जैसे फर्स्ट डे जो है वो एसे का और हिंदी का पेपर होगा, सेकंड डे आपका जो है वो जीएस फर्स्ट सेकंड, और थर्ड डे जो है वो आपका जीएस थर्ड फोर्थ पेपर होगा, एक दिन का जो आपको गैप मिलता है, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होता है। तो ऐसा हो कि जब जैसे रात में आप शाम को यहाँ से जाएँ तो फिर नेक्स्ट डे जो है वो आप नेक्स्ट पेपर का रात भर में उतना रिवीजन कर पाए, एक छोटी छोटी बिंदु जो है वो आप रिवीजन कर पाएँ, कुछ मतलब एक शॉर्ट नोट्स और दूसरा शॉर्ट का भी शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ठीक है, 3-4 पेज में, मतलब एक शॉर्ट नोट्स तब होना चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम के 1 महीने पहले रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ शॉर्ट नोट्स का क्या मतलब, ये चीज़ जो है वो बहुत लोग नहीं करते हैं पर मैं जो है इसको फॉलो भी करती हूँ, और मतलब जिनको मैंने काफ़ी लोगों को बताया वो भी, जैसे एक तो आपका शॉर्ट सबसे पहला जो है वो एक शॉर्ट नोट्स हो गया कि जो एग्ज़ाम के आप एक हफ्ते पहले या 1 महीने पहले आपने रिवीजन कर लिया, ठीक, आपने अभी से बना के रखा है, साल भर अपना बनाया, और फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम के 1 हफ्ते 1 महीने 10 दिन 15 दिन बचे हैं तो आप उसको उतने में, जैसे 1 महीने हैं तो आप 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, 1 हफ्ते बचे हैं तो आप 1 बार रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। एक होता है शॉर्ट का भी शॉर्ट नोट्स होता है, ठीक है, एकदम जो है वो पॉकेट नोट्स उसको कहते हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे पॉकेट नोट्स। मैं उसको पॉकेट नोट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। पॉकेट नोट्स का मतलब है कि जैसे आप रात में गए थके हारे हैं, क्योंकि भाई आप जो है वो 5 बजे तो यहाँ से पेपर ही देकर गए हैं, घर रूम तक पहुँचते पहुँचते भाई जिसका मतलब ज़्यादा कम, जैसे कुछ लोग तो भाई उनका सेंटर अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट से आए हैं तो होटल में रुके होते हैं, बहुत से जो है वो आपके साथ समस्याएँ भी होती हैं, तो आप ऐसे में 7 बजे कोई पहुँचा, कोई 8 बजे तक पहुँचता है, फिर आपने जो है वो अपना डिनर वगैरह किया, फिर रात में 2-3 घंटे का समय मिला और मॉर्निंग में आपको 1-2 घंटे का समय मिला, ठीक, तो आप ऐसे मतलब इस पॉकेट नोट्स में आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, केवल जो है वो कीवर्ड्स हों, ठीक है। कीवर्ड्स में मतलब कीवर्ड्स को आप देख के जाएंगे तो एग्ज़ाम में जो है वही ट्रिगर करेगा और वही जो आपको मतलब कि दिमाग में रहेगा और फटाफट आप उसको आंसर करते जाएंगे। उसके अंदर की चीज़ें तो आपको जैसे ही कीवर्ड देखेंगे ना, आपकी तैयारी अगर अभी से प्रॉपर करते रहेंगे तो कीवर्ड देख के आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है।
कीवर्ड देख के आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब जो है वो फर्स्ट मीटिंग में तो आपने ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद बीच में दोनों पेपर के बीच में जो है वो आपको टाइम मिलता है जो भी, ठीक है। तो उसके बीच में जो है वो आप क्या करेंगे, 1 घंटे में 1 आवर्स, 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स तो नहीं हो पाता है, 1 आवर्स में ही जो है वो आप क्या करेंगे, क्योंकि इतना एक बीच में जो आपका ब्रेक होता है उसमें आप थोड़ा बहुत खाते पीते भी हैं, थोड़ा सा दिमाग को भी एक तरीके से वॉश भी करते हैं कि सेकंड मतलब रिफ्रेश करते हैं। जैसे कंप्यूटर है तो उसको रिफ्रेश किया जाता है कि नेक्स्ट पेपर के लिए आप प्रिपेयर हो सके। तो देन आप सेकंड पेपर के लिए कुछ कीवर्ड्स नोट करके जाएंगे। हाँ, इसको पॉकेट नोट्स कहते हैं। अपने इतनी पॉकेट नोट्स मतलब आप समझते हैं कितनी छोटी होनी चाहिए, 2-3 पेज में आ जानी चाहिए, क्या फटाफट की पॉइंट्स को देख लिया आपने 1 घंटे में और आपने अंदर जाके उसको कर लिया, ठीक। तो ये चीज़ों का होना चाहिए। एक आपकी शॉर्ट नोट्स हो गई, दूसरी आपकी पॉकेट नोट्स हो गई, ठीक। इसको जरूर कर ले। मैं ये बता रही हूँ, अगर आप मेरे इन बातों को फॉलो करते हैं ना, और अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तब कहेगा क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि जिसे भी बताया है वो सफल हो रहे हैं, वो लोग सफल हो रहे हैं, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। वो लोग सफल हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। कुछ का होगा, मैंने 2020 में अगर किसी को कोई बातें बताई हैं तो शायद उसका सिलेक्शन 2020 में नहीं 21 में हुआ है, 20 में शायद कुछ रह गया पर 21 में हो गया, ठीक है। किसी को 21 में बताया 22 में हुआ है, किसी को 20 में बताया 22 में हुआ है। एक आधी साल शायद हो सकता है कि कुछ नंबरों से रुक सकता है, उसके लिए भी मैं बताऊंगी कि कैसे लक फैक्टर भी कुछ काम करता है, ठीक है। कुछ परसेंट तक लक पे मत ये मतलब मन मत गिरा के बैठे अरे मेरा तो लक ही नहीं होगा, ठीक। तो जब आप कर्म करेंगे तभी आपका लक भी साथ देगा। तो सबसे पहले कर्म करना तो जरूरी है। तो ये चीज़ें इसलिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि सिलेक्शन हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, एक फर्स्ट जो है वो ये है कि सिलेक्शन हो रहा है और ये झूठ नहीं है। एक्चुअली ये थोड़ी सी मतलब मुझे ना ये बातें थोड़ी सी मुझे अजीब लगती हैं, फिर भी मैं अपने ग्रुप के लोगों को वो मैसेज शेयर करके दिखाऊंगी, ठीक है। जो लड़कों ने कमेंट किया है, एक्चुअली ये चीज़ें थोड़ी सी मीन लगती हैं कि अगर कोई डायरेक्ट अपना इंटरव्यू दे रहा है तो हम कराएंगे, जो जो सिलेक्टेड है उनका कराएंगे। अब उनके मैसेजेस शेयर करके दिखाना भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर भी अपने ग्रुप के लोगों को, कुछ लोगों को जो पुराने सेलेक्ट हुए उनके आंसर कॉपी दिखाऊंगी, ठीक। पहली। दूसरी बात कि जो हम क्वेश्चन देते हैं उसके आसपास इर्द गिर्द से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल कभी कभी एज इट इज क्वेश्चन पूछ ले रहा है, तो फिर हम क्यों ना कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। हूबहू हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एज इट इज हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कभी कभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फिर जब ये चीज़ें होती हैं ना तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम जो लोगों को दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, हमारा गाइडेंस सही है। क्योंकि हमें भी अपने आप अपनी एक हमारी भी एक सीमा है, हम भी सोचते हैं कि क्या अच्छा ऐसा करें कि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम अच्छे मैटर मिले, वो जो है वो जिस मतलब मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत सफल हो। क्योंकि मतलब हमें भी बहुत खुशी होती है कि भाई हमारे बताए पर कोई जो है वो सिलेक्ट हो रहा है, ठीक। देखिए, मेहनत आप ही को करनी है, हम बस आपको दिशा दे सकते हैं, ठीक। अगर आप मेहनत करते हैं ना तो फिर उसके बाद की सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ मेहनत कीजिए, बाकी सब कुछ अभियान सिविल सर्विसेज करेगा आपके लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, पहला सिलेबस याद होना चाहिए, दूसरा आपकी शॉर्ट नोट्स तैयार होनी चाहिए। जब शॉर्ट नोट्स तैयार रहेगी ना तो एग्जाम के 1 महीने पहले पॉकेट नोट्स तो आपकी तुरंत बन जाएगी, ठीक है। पॉकेट नोट्स इस समय बनानी भी नहीं, आपको पॉकेट नोट्स जो है वो एग्जाम के क्या कहते हैं 10 दिन पहले, जब आप पहला या दूसरा रिवीजन कर रहे हो। एक्चुअली एग्जाम तक आपकी कम से कम मतलब मैं बता रही हूँ एग्जाम तक आपके कम से कम 4 से 5 रिवीजन, अव्वल तो 10 रिवीजन तक हो जाए, ठीक है, वो बहुत अच्छा होता है। फिर तो जब आप क्या कहते हैं लास्ट रिवीजन कर रहे हो तो लास्ट रिवीजन से एक पहले या फिर लास्ट रिवीजन में आपके पॉकेट नोट्स तैयार हो जाने चाहिए, ठीक। इन चीज़ों को तो शॉर्ट नोट्स बना ले, ठीक। ये आप चीज़ें याद रखें आंसर राइटिंग करने से पहले।
अब तीसरी बात कि आप डेली हमारे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, और करंट अफेयर के जो पीडीएफ हैं वो भी आपको सारी इकट्ठा दे दी जाएंगी, मैगजीन दे दी जाएगा। आप कहीं और से भी, जैसे द हिंदू पढ़ रहे हैं, कोई और पेपर पढ़ रहे हैं, अगर आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, द हिंदू पढ़ने में बहुत समय जाता है तो मत समय गवाइए अपना, आप अदर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए। कुछ आर्टिकल्स द हिंदू के बहुत हर जगह अवेलेबल होते हैं हिंदी में, आप उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है। तो जब भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो जब आपको सिलेबस दिमाग में रटा होगा ना, तो आप जो है ना, जैसे गरीबी आ गया, ठीक है, बुजुर्ग, आबादी के बारे में कुछ आ गया, ठीक है, किस कृषि से रिलेटेड कुछ आ गया, ठीक है, महिलाओं से रिलेटेड कुछ आ गया, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये मेरे किस पेपर को कवर कर रहा है, किस पेपर में क्या कवर कर रहा है। बस आप वहीं पे टैग करेंगे अपनी कॉपी में, और वो पॉइंट जो है वो नोट कर लेंगे। ठीक, वहाँ पे आपने नोट कर लिया कि अच्छा ये डेटा आज आया है गरीबी से रिलेटेड, तो हम आपको यहाँ पे जो है फर्स्ट पेपर में कर लिए, और यही हमारा जो है वो थर्ड पेपर में काम कर जाएगा। तो आप वहीं पे टैग करके लिख देंगे फर्स्ट एंड थर्ड इंक्लूडेड। ठीक है, आप इस तरीके से, मतलब अब बार बार आप फर्स्ट पेपर में भी थर्ड पेपर में भी नोट करेंगे, वो ठीक नहीं है। तो करंट को यहीं से लेते हुए चलिए, वरना एग्जाम के टाइम में करंट से रिलेटेड मुद्दे को समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 महीने में आप सिलेबस कवर करेंगे, रिवीजन करेंगे, या करंट को कवर करेंगे, ठीक है, और फिर मिलता भी नहीं है। देखो वर्तमान में जो चीज़ें आपको रोज़ पढ़ते जा रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं, वो वर्तमान में वो अब 12 महीने या 10 महीने पीछे जाके आप करंट नहीं नोट कर पाएंगे। ठीक है, कहाँ पे आप लाएंगे, कितना मुश्किल, कितना हेक्टिक वर्क हो जाए। सोचिए, जो आप वर्तमान में जो काम आप इजीली कर सकते हैं, बाद में वो हेक्टिक हो जाएगा। तो करंट अफेयर जहाँ भी पढ़े, वहाँ अपने जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पेपर के जिस भी पेपर से रिलेटेड हो, वहाँ टैग कर ले, उसको कट करके चिपका दे, लिख दे, कुछ भी करें, कैसे भी करें, जो वॉट एवर जैसे भी आपको सुविधा हो, जितना आपके पास समय, उस हिसाब से, समय कम है काट के लगा दीजिए, समय ज़्यादा है लिख लीजिए, जैसा आपको हो सके वैसा कर लीजिए, शॉर्ट में ही, बहुत लॉन्ग नहीं। ठीक, ये चीज़ें 3 पॉइंट आपको याद रखनी है, बिल्कुल याद कर लीजिए, सबके लिए मैं बता रही हूँ ये, और बार बार बता रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आंसर राइटिंग में आपको कुछ करना है, अगर एक बेहतर आंसर राइटिंग करनी है, तो अभियान सिविल सर्विसेज के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है बेस्ट। इसलिए बेस्ट क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि हम ही आपके आंसर राइटिंग में निखार, क्योंकि हम जो है वो आपके 2-2 लोग हम आपकी कॉपी को चेक करते हैं, हम कभी भी आपको इग्नोर नहीं करते हैं, उसके बाद भी आपकी कमियां होती है तो आपसे पर्सनली बात करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, आपकी कॉपी रेगुलर आपको आंसर देते हैं। इतना ध्यान कहीं भी किसी भी संस्था में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस बात का, हाँ ये चीज़ आंसर राइटिंग करने से पहले आपको ध्यान देना है कि जो 10 पॉइंट्स होते हैं, जैसे पूछ गया मूल्यांकन, ठीक है, पूछ ले रहा है आपका समीक्षा, ठीक है, पूछ ले रहा है आलोचना, ठीक है, या फिर आपसे पूछ ले रहा है आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, ठीक है, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, ठीक है, या फिर आपसे पूछे समालोचना कीजिए, या फिर आपसे पूछ ले रहा है टिप्पणी कीजिए, या फिर आपसे पूछ ले रहा है चर्चा कीजिए, ठीक है, हाँ, या फिर आपसे पूछ ले रहा है वर्णन कीजिए, ठीक है। ऐसे ही बहुत से बिंदु हैं जो आपसे पूछ ले रहे हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें जो है वो इसके 10 पॉइंट्स को बिना ध्यान दिए आंसर नहीं लिखेंगे। आप पहले इसके बिंदु को देखिए कैसे लिख रहे हैं, तब उसके बाद आप उत्तर लिखिए कि मूल्यांकन करना है। अब कुछ लोग का मतलब कि मूल्यांकन में भी वही लिखते हैं, समीक्षा में भी वही लिखते हैं, आलोचना, अच्छा आलोचना में कुछ लोग तो लिख देते हैं, चलो आलोचना में कुछ लोग क्या करते हैं, आलोचना में ही केवल, अच्छा आलोचना लिख दी है तो केवल क्या करते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट को ही मेंशन कर देते हैं। आलोचना करनी है, ठीक है, आपको किसी की आलोचना करनी है, पर उसके बाद आपको थोड़ा बहुत जो है वो उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी, आलोचना का मतलब है कि ज़्यादा उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट ही बताने हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें पॉजिटिव बताते हुए भी ख़त्म करना है, एकांकी उत्तर नहीं कर देना है, ठीक है। आलोचनात्मक समीक्षा करें, ये चीज़ों को एक अलग जो है वो क्लास में, क्योंकि ये बहुत बड़े पॉइंट्स हैं, इसके साथ कवर करना मुश्किल है, तो इसकी एक अलग क्लास, एक अलग वीडियो बनाई जाएगी जो ऐप पे भी होगी, थोड़े बहुत यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे आपको, और आपको इससे फिर आंसर लिखने में थोड़ी आसानी आएगी, ठीक।
उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको किस बात पे ध्यान देना है कि अपना जो उत्तर लिखना है। जैसे वर्तमान में तो अभी आप बिल्कुल भी समय सीमा का ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप अभी क्या उत्तर जो है वो देख कर भी लिख रहे हैं, ठीक है, देख कर लिख रहे हैं तो अभी तो ठीक है। पर आपका जो है वो हमारा जैन 2023 से जो है वो हमारा, या तो देखिए ये 1 जैन से स्टार्ट हो जाता है, या फिर अगर थोड़ा टाइम लगता है, मान लीजिए 4th पेपर ख़त्म होने में, तो 10 से 15 जैन तक स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर से पुनः जो है वो हमारा फर्स्ट पेपर, ठीक। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर आपका स्टार्ट होगा वो सेकेंड फेज है, फर्स्ट फेज शुरू हो गया। मैंने बताया था ना कि फर्स्ट फेज में यहाँ से यहाँ तक के प्रश्न आपको लिखने हैं, ठीक है। सेकेंड फेज में हमारा होगा कि फर्स्ट फेज में जो प्रश्न पूछे हैं उनमें से ही कुछ प्रश्नों को रिपीट किया जाएगा। देखें कि आप पुराने वाले क्वेश्चन को ही अच्छे से तैयार करके लिख रहे हैं। 3-4 दिन उसी को रिवाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, आपसे उसी में से कुछ क्वेश्चन रिपीट करेंगे। देन उसके बाद जो है वो हम नए जो आगे का सिलेबस है, क्योंकि हमने अभी 50% सिलेबस कवर कराया है, 50% और बाकी है, तो 50% में फिर से थोड़ा ज़्यादा ही है, तो उसको कवर कराना है। तो उस सिलेबस में जो है वो आपको अब क्या करना है कि पहले से हम समय बता दे रहे हैं, आपके पास 2 महीने का समय पर्याप्त है। आप फर्स्ट पेपर अभी से तैयार करते रहिए और फर्स्ट सेकेंड पेपर, क्योंकि अब आपको बिना देखे लिखना है और तय समय सीमा में लिखना है, क्योंकि पूरा खेल जो है ना वो समय सीमा का ही है। यदि आपको जो है वो आपको बहुत अच्छी तैयारी की है, पर यदि 3 घंटे में आप 20 प्रश्न, ठीक है, अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, 20 प्रश्नों में आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, जो पूछा है उसका उत्तर नहीं लिख सकते हैं, और क्या कहते हैं डायग्राम नहीं बना सकते हैं, जो है वो पाई चार्ट वगैरह आप नहीं दे सकते जहाँ ज़रूरत है, ठीक है, और जिस तरीके से भी आपको उत्तर लिखना है, एक सेटिस्फाइंग आंसर नहीं लिख पाते हैं 3 घंटे में, तो फिर आपकी तैयारी, आप कितने भी प्रकांड विद्वान हो, वो सब व्यर्थ है, बेकार है, कोई मतलब का नहीं है। यदि आपने 3 घंटे में 15 क्वेश्चन खूब अच्छे से लिख दिया, पर 5 क्वेश्चन आपने लिखा ही नहीं, तो 5 पे तो 0 चलेगा ना, और 15 पे वो आपको कितना भी अच्छा लिख दोगे, फुल मार्क्स तो वो देगा नहीं, ठीक है, आपको एवरेज मार्क्स देगा। तो फिर इससे अच्छा है कि आप 20 प्रश्नों का उत्तर लिखिए, भले ही आप एवरेज लिखिए, कम से कम एवरेज वाले पे 2 से 3 नंबर तो वो देगा ना। और सोच लीजिए कि अगर, मतलब मैं कह रही हूँ कि 3 कोई जो है वो गुणा कर दीजिए, 15 नंबर आप एक्स्ट्रा बना लिए कि नहीं बना लिए, ये 15 नंबर 0 नंबर से, तो अब ये 15 चारों पेपर में जोड़ लीजिए, तो चारों पेपर तो आप 60 अंक एक्स्ट्रा चले गए, ठीक है। अगर इसी को आप, इसको तो मैं बता रही हूँ कि जब आपने बहुत ही ज़्यादा ख़राब, मतलब एवरेज, बिलो एवरेज लिखा है, 2 या 3 नंबर की मैं बात कर रही हूँ, तब आपका ऐसा है, तब आप 60 नंबर ऊपर चले गए उनसे जिन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिया है। पर अगर आप थोड़ा सा भी ढंग का लिख देते हैं ना, तो आप और भी अच्छे जो है वो 70, 80, 90 क्वेश्चन नंबर आगे चले, 100 नंबर आगे चले जाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा खेल है तय समय सीमा पर आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। तो समय का पूरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे होता है ना कि आपका T20 वर्ल्ड कप होता है, T20 मैच होता है, वनडे होता है, उसके बाद टेस्ट मैच होता है, तो तीनों मैच में क्या फ़र्क है, समय का ही तो फ़र्क है ना, कि जो है वो तय समय पे आपको तय जो है वो ओवर्स दिए हैं, उन्हीं में, कि वनडे है 50 ओवर है, अगर आपका जो है वो टेस्ट मैच है तो कोई लिमिट ही नहीं है वहाँ पे ओवर्स की, और T20 में जो है वो आपको 20 ओवर में, तो ये इसमें ही, मतलब आप तीनों की प्रैक्टिस क्या है कि ऐसा थोड़ी है कि T20 में आप जो है वो कुछ ऐसे प्लेयर्स को खिलाओगे जैसे जो टेस्ट मैच में खेलते हों, वो नहीं, इन्हें इसमें आपको कम समय में जो अच्छे, मतलब चौका छक्का मार के जो रन बनाता उसको ही लेते हैं। तो इसलिए आपको अपनी काबिलियत जो है ना वो आंसर राइटिंग को अच्छा करने से ज़्यादा, अब जैसे यहाँ पे जो बहुत से लोग एक आंसर दे रहे हैं उसमें 3-3, 4-4 बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम बना रहे हैं, बहुत अच्छे से उसको वो कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पर आप जब उसको 1 घंटे में लिख रहे हैं ना, तो समझ लीजिए वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि आप अपने आप को अभी से मान के चलिए कि मुझे अभी वर्तमान में आप 10 मिनट ले रहे हैं ना, तो फिर आपकी आगे प्रैक्टिस होगी। अगर 15 मिनट भी ले रहे हैं तो चलिए फिर भी ठीक है,
जनवरी तक आपको एक उत्तर कम से कम 10 मिनट में लिखना है। वैसे तो 10 मिनट भी ज़्यादा समय आप ले रहे हैं, आपको 7 से 8 मिनट में उत्तर लिखना है, ठीक है। 7 मिनट आप ऑन एवरेज 7 मिनट में अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो आप एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे आपको जो प्रश्न दिए जा रहे हैं थोड़ा बहुत आप सोच अपने कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, वहाँ पे कंफर्टेबल जोन में नहीं रहते हैं हम, वहाँ पे बहुत से प्रेशर भी रहते हैं, बीच में जो है वो आपसे फिल भी करवाते हैं, वो फॉर्म वगैरह भी, वो साइन वाइन भी करवाते हैं, वो सारी चीज़ें भी रहती हैं, तो वो आप अपनी कंफर्टेबल जोन में नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे 7 से 8 मिनट में प्रैक्टिस करेंगे तब वहाँ पे जाके आप अच्छे से लिख पाएंगे। ये इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और शब्द सीमा का, जैसे कुछ लड़के ये पूछ रहे थे कि शब्द सीमा जो है वो 200 से मेरा जो है वो 250 हो जाता है। अगर वहाँ पे जिस हिसाब से पेज मिलता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा मिल जाता है, 8 नंबर के प्रश्न के लिए भी ज़्यादा जो है वो पेज दे देते हैं, तो कभी कभी पेज बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी किसी प्रश्न में पेज जो है वो लिमिटेड ही रहता है, तो आप उस हिसाब से शब्दों का थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेंगे, कोई कम नहीं रहेगा, कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 200 है तो ऐसा नहीं कि आपके पास समय, मतलब समय का अभाव है तो थोड़ा बहुत अपने उत्तर को आप कंप्लीट करने के लिए कम से कर सकते हैं, पर यदि अगर आपकी स्पीड ठीक है तो आप कम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ज़्यादा लिख देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर बिल्कुल नकारात्मक नहीं प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल भी नकारात्मक, विश्वास करिए इस बात पे। आप आराम से जो है वो थोड़े बहुत शब्द सीमा से आप आगे निकल के भी अपने उत्तर को जस्टिफाइंग वे में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए, ठीक है। क्योंकि यूपीपीसीएस वाले पेज दे देते हैं आपको। चलिए अगर आगे की बात करते हैं, इन बातों को बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो बताना है आपको, ये सारी बातों को ध्यान देने के बाद एक बात और ध्यान दीजिएगा। तो अच्छा, फाउंडेशन बैच वाले हैं तो जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अभी जो नोट करते रहिए, और सिलेबस आपका जो है वो फरवरी तक कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। तब तक आप जो है वो जो हम आंसर दे रहे हैं उसको अगर आप पढ़ के याद करके अगर ऐसे भी उतार देते हैं तब भी बहुत अच्छा, प्रैक्टिस तब भी आपकी हो रही है अच्छी, ठीक। पर जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनको बता दें कि सिलेबस ही नहीं, सिलेबस के अंदर देखिए आपको लिखने के लिए अच्छी आंसर राइटिंग के लिए बाकी सारी बातें तो ध्यान आपने दे ली कि सारी चीज़ों आप कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है। हम आपको क्या है ना कि एक वीडियो इस पे बनेगी कि आंसर राइटिंग के कितने तरीके हो सकते हैं, किस किस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक, वो भी बताएंगे। तो अब आपको सब कुछ तो पता चल गया है, पर मेन जो फैक्टर है कि आपको तथ्यों का ही ज्ञान है, मतलब असहयोग आंदोलन के बारे में पता ही नहीं है, आप उत्तर तो बहुत, मतलब आपको पता है, सारी कला पता है, पर उसके अंदर क्या लिखना है वही आपको नहीं पता। तो जो सिलेबस है उसके अंदर का मटेरियल भी याद होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब बेसिक चीज़ें उसकी आपको पता होनी चाहिए, 4 5 10 पॉइंट उसके बारे में मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। और जो सिलेबस है इसलिए उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे कुछ लोग हम अभी जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं तो किसी किसी को नहीं समझ में आता है, क्योंकि अभी वो शुरुआती पढ़ाई कर रहे हैं, उनको चीज़ें जैसे मैम ये क्या होता है, मैम इसका तो अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आपने अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, आपने अभी पढ़ाई नहीं की है, तो आपको वो चीज़ें अभी नहीं समझ में आएंगी। जब आप पढ़ लेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उनके जो नए स्टूडेंट हैं उनके साथ समस्या नहीं है, उनको नहीं समझ में आ रहा है तो उनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। पर जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप जो है अपना फुल सिलेबस पढ़िए। जिस भी सोर्स से पढ़ना है, ऑथेंटिक सोर्स, एक ही किताब को 10 बार पढ़िए पर उसको पढ़ जाइए, नहीं तो फिर तथ्यों का ज्ञान नहीं है और आप उत्तर लेखन अभ्यास करने चले हैं तो ये तो फिर समझ लीजिए कि एकदम कह सकते हैं कि मतलब बिल्कुल नॉन सीरियस वाली बात हो गई, ठीक है। तो इन बिंदुओं को यदि आप ध्यान देते हैं तो आप एक अच्छे आंसर राइटिंग को कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको आंसर राइटिंग में ध्यान देनी है। सबसे पहले उसकी देखिए फ्रेंड्स, उससे एक और पॉइंट है कि आधे अधूरे भ्रमित ज्ञान से बच्चे विश्वसनीय स्रोतों को ही पढ़ें, और एक स्रोत को ये चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। उसके बाद हमारा जो है फ्रेंड्स आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, उससे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। एक हमारा जो है वो फाउंडेशन बैच 2023 से 25 दो साल तक इसकी वैलिडिटी है, ठीक है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के इस नंबर पे जो है वो कॉल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस बैच का नाम जो है आरंभ 2.0 है, और
इस बैच में आपको सारी जितने भी 4,499 जो है इसकी फ़ी है, और जितने भी आपके कोर्सेज़ हैं आपको हमारे ऐप पे वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे। जितने भी कोर्सेज़ हैं, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग से लेके सब कुछ इंक्लूडेड है, इसमें आपको कुछ अलग से खरीदना ही नहीं पड़ेगा। ट्रिपल एक्शन बैच हमारा अभी स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स। ट्रिपल एक्शन बैच में मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि हम जो है वो सबसे पहले आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद उसके जो है वो नए क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है, नए एमसीक्यूज कराएंगे। तो यही ट्रिपल एक्शन है, एक ही टॉपिक पे हम जो है 3 बार वर्क करने हैं और उसके बाद वो टॉपिक आपका रट जाएगा, ठीक। फ्रेंड्स, जो अभी मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे और कुछ घर में भी जो है वो दिवाली और छठ पूजन की वजह से जाना पड़ा थोड़ा, इस वजह से क्लासेस मेरी नहीं हो पा रही है, बट कल से आपको रेगुलर क्लासेस मेरी मिलेंगी, बल्कि मैं अपने तय समय पे ही अपना सिलेबस ख़त्म करवाऊंगी। हाँ, एक की जगह 2 क्लासेस हो सकती हैं, तो आप लोग मेरी क्लासेस को मतलब ये मत समझिएगा कि मैं अपना जो सिलेबस है उसको समय पे नहीं ख़त्म, मैं अपना जो मेरा सिलेबस है नवंबर तक लास्ट तक मुझे मिडल हिस्ट्री ख़त्म करनी है, तो वो मुझे ख़त्म करनी है, ठीक है। और साइंस टेक भी जल्दी स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा संकल्प बैच चल रहा है, ठीक है। यूपी पीसीएस आरओ के लिए जो है वो इसकी फ़ीस जो है वो 2,499 है फ्रेंड्स। और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी जो है वो हमारा बैच स्टार्ट हो गया है। इसमें भी जो है वो आपको पीटी प्लस मेंस सभी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसकी फ़ीस जो है वो 3,999 है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो है वो हमारे विभिन्न कोर्सेज चल रहे हैं और विभिन्न कोर्सेज चल रहे हैं फ्रेंड्स, और इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो मेन बिंदु है जो मैंने आपको बताया आंसर राइटिंग प्रोग्राम में क्या क्या बातें आपको ध्यान में देनी है, तो सबसे पहले आपको फुल सिलेबस याद करना है। सिलेबस के अंदर जो बिंदु हैं उनको तथ्य हैं, सारे सिलेबस पे रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है उसको अंदर के तथ्यों को याद करना है, क्या क्या मैटर है वो सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। सोर्सेज हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं, ऑथेंटिक सोर्स से आपको पढ़ना है। करंट से जो भी रिलेटेड मैटर है आपने करंट पर शॉर्ट नोट्स बनानी है, फिर एक एग्ज़ाम के टाइम में पॉकेट नोट्स भी बनानी है। उसके लिए भी शॉर्ट नोट्स ऐसी होनी चाहिए कि जो 1 हफ्ते में 3 या 4 दिन में आराम से रिवीजन किया जा सके, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपको क्या कहते हैं, एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको जो है वो मूल्यांकन समीक्षा इसका जो वीडियो बनाएंगे वो भी चीज़ों को टेल वर्ड्स को भी ध्यान देना है, समय सीमा में अपना उत्तर देना है, इन सब बातों को आपको पूरा ध्यान देना है, तब आप एक अच्छे आंसर राइटिंग को कर सकते हैं। ये आंसर राइटिंग करने से पहले ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है, कि आंसर राइटिंग की शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले इन चीज़ों को पहले अपने दिमाग में कर डाल लीजिए, ठीक है। सिलेबस बिल्कुल रट जाना चाहिए, उसके अंदर की चीज़ें धीरे धीरे पढ़ जाइए, पूरा याद कर जाइए, ठीक है। करंट का मैटर है उसको ऐड करना सीख जाइए, तुरंत अभी से ही करंट पे काम करना शुरू कर जाइए कॉपी बना के। ये आंसर राइटिंग करने से पहले ध्यान देने योग्य बातें। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी सीरीज़ का कि आंसर राइटिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फिर एक वीडियो आपका आएगा कि अब किस किस तरह के आंसर राइटिंग करनी है, और एक जो वीडियो होगा कि जो ये 10 पॉइंट्स है, मूल्यांकन समीक्षा आलोचना समालोचना, ये सारी चीज़ों को कैसे आपको करना है, ठीक। तो इसी तरीके से हमारे वीडियो आती रहेंगे और आपके आंसर राइटिंग में हम लगातार निखार लाते रहेंगे। आप अभियान सिविल सर्विसेज के कोर्स से जुड़िए, हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से, हमारे निबंध लेखन प्रोग्राम से जुड़िए और अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करिए। ये हमारा विश्वास है। आप खुद मेहनत करिए, आप मेहनत करिए और बाकी सारी चीज़ें अभियान सिविल सर्विसेज के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है वो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।